डेरिवेटिव रसायन। कल बात हुई थी अम्ल की परिभाषा हो गई थी, अम्ल के गुण और अम्ल के उपयोग। आज कुछ इस प्रकार के पदार्थ हैं, किन किन पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला होगा आपका सिरका। सिरका, सिरका में जो अम्ल उपस्थित है, क्योंकि सिरके का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का मुख्य गुण स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का स्वाद खट्टा है, वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ये 5 नाम यहाँ से 1 नंबर वाला जो प्रश्न आता है छोटा बोर्ड में, वो कंफर्म आता है यहाँ से, किसी भी में जाए पसंद। सिरका होता है एसिटिक अम्ल का। इमली, इमली में कौन सा पाया जाता है, इमली में होता है आपका कौन सा, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली के बाद में आता है संतरा, संतरे का स्वाद भी खट्टा होता है, तो संतरे में पाया जाता है कौन सा, संतरा में होता है एस्पोरिक अम्ल, एस्पोरिक अम्ल, एस्पोरिक अम्ल होता है संतरे में। नंबर 4 पर होगा आपका नींबू, नींबू तो बताओ साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल। दही भी स्वाद भी खट्टा होता है, तो वो भी खट्टा में किस कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। दही में होगा कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में होगा लैक्टिक अम्ल। इसके बाद होता है जठर रस, जो छोटी आंत से स्रावित होता है, जठर रस, इसमें अम्ल होता है, जठर अम्ल होता है। इसी अम्ल के कारण पेट में जो एसिडिटी बनती है वो इसी जठर रस के कारण बनती है, खट्टी टक्कारी इसी के कारण आती है, क्योंकि इसमें होता है जठर में कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाल जो चिट्टी होती है, या चिट्टी बोल दो चाहे लाल चिट्टी बोल दो, लाल चिट्टी, चिट्टी भी जब डग मारती है तो थोड़ी सी जलन होती है, वो किसके कारण होती है, उसी अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल को जब त्वचा पर डालते हैं तो जलन पैदा करता है, जलन पैदा रहेगा। तो चिट्टी भी जब डंक मारती है तो जब उनको आते हैं वो जल डंक के कारण होती है, डंक में जैसे वो डंक मारती है तो शरीर में त्वचा में अम्ल छोड़ती है, उसका नाम होता है फार्मिक अम्ल, और उस फार्मिक अम्ल के कारण वो जलन होती है, उस फार्मिक अम्ल के कारण ही जलन होती है। ये पाया जाता है चिट्टी में। मक्खियां जो भी होती है डंक मारने वाली, मक्खी के डंक में, मक्खी भी जब डंक मारती है तो जलन होती है, क्योंकि मक्खी जो डंक मारेगी तो त्वचा में अम्ल छोड़ेगी, इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, और उस मेथेनोइक अम्ल के कारण जलन पैदा होती है, मेथेनोइक, उस मेथेनोइक अम्ल के कारण जलन पैदा होती है। और उस जलन को दूर करने के लिए जहां पर मक्खी डंक मारती है, डंक मारते ही त्वचा में मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, मेथेनोइक अम्ल के कारण त्वचा में जलन पैदा होती है। उस जलन को दूर करने के लिए जहां पर चिट्टी ने डंक मारा वहां पर क्षार लगाते हैं, वहां पर क्षार लगाते हैं, क्षार की कोई क्षार लगाते हैं इसके ऊपर, क्षार लगाने के थोड़ी देर बाद में वो जलन कम हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है क्यों जलन कम होती है, क्योंकि ये मेथेनोइक अम्ल है, ऊपर से हमने क्षार लगा दिया। तो कल बात पड़ी थी कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जैसे क्षार लगाते तो क्षार वो उस मेथेनोइक अम्ल के साथ विक्रिया करेगा और विक्रिया करके इसके गुण को खत्म कर देगा, वो समाप्त कर देगा गुण को। जैसे इसका गुण समाप्त हो जाएगा जलन वो कम हो जाएगी।
ये चिट्टी या मछली रंग मारते हैं उसको अपन क्षार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों आपस में मिलकर रहेंगे, विक्रिया करके दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे अम्ल होते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में एस्कोरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल होता है और मच्छी में मेथेनोइक अम्ल होता है। ये कुछ मुख्य मुख्य अम्ल होते हैं जो इन पदार्थों में पाए जाते हैं। परबल अम्ल, परबल अम्ल, परबल अम्ल एक होगा परबल क्षार, परबल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये चार परिभाषा याद करनी पड़ेगी पहले, इसके बाद में चालू में प्रश्न आएंगे। परबल अम्ल क्या होता है, परबल क्षार क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है। तो परबल अम्ल क्या होगा? परबल अम्ल की छोटी सी परिभाषा है क्या, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के पदार्थ जिसको अगर पानी में डालेंगे तो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाएंगे, पूर्ण रूप से पानी में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, पानी में आयनित हो जाएंगे, उसको तो बोलेंगे हम परबल अम्ल। तो चालू परिभाषा है क्या, एक ही शब्द का रहेगा सिर्फ। यहाँ पर परिभाषा लगाने की वे अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से परबल अम्ल? कल उत्तर में रहता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, H2SO4 का, HNO3 का, ये सारे के सारे परबल अम्ल होते हैं। इसको जब पानी में डालेंगे अपन तो वो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। इसके बाद में आपकी परिभाषा कौन सी? दुर्बल अम्ल की। यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा, दुर्बल अम्ल इसका बिल्कुल उल्टा है क्या, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आयनित नहीं होंगे उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। इसका उदाहरण कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये दो उदाहरण होते हैं, CH3CH3COOH, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये दोनों इसके उदाहरण हुए। तो परिभाषा में अंतर सिर्फ इतना है कि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे और ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। दोनों परिभाषा एक साथ याद हो जाएंगी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही अंतर है, ये आयनित हो जाते हैं, ये आयनित नहीं होते। इसके बाद में देखो आपका परबल क्षार, वो क्यों परिभाषा है कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाएंगे, परबल क्षार, और आयनित नहीं होंगे, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो एक नाम याद रखते, चारों परिभाषा हो जाएगी, इसलिए चारों को अपन एक जगह लिखते हैं इसको, ताकि परिभाषा एक जगह याद हो जाए। इसके उदाहरण क्या होंगे? परबल क्षार के, परबल क्षार और परबल दुर्बल क्षार। तो परिभाषा चालू हो जाएगी यार, पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं इस प्रकार के अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं, परबल अम्ल, और इस प्रकार के अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल। इस प्रकार के क्षार जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं, परबल क्षार, और इस प्रकार के क्षार जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है बात चालू की। इसके बाद में अब चारों के प्रश्न आएंगे, यहाँ पर चारों में से चारों के अब प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या होगा कि परबल अम्ल और परबल क्षार, परबल दे प्रश्न, परबल अम्ल प्लस
पर्पल क्षार, ये जब दोनों मिलेंगे पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार, क्योंकि अपन को ये तो पहले से पता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं जिसको लवण बोलते हैं। ये मेरे पास आइए पहले क्लास में कि पर अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं। आपस में अम्ल का गुण खत्म हो जाएगा, क्षार का भी गुण खत्म हो जाएगा। तो अम्ल व क्षार आपस में विक्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं लवण, और साथ में पानी बनता है, वो उदासीन जाएगा। तो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ये खाली होती है यहाँ पर। तो अब ये पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार दोनों मिलकर के आपको ये तो कंफर्म पता है कि बनेंगे तो लवणी बनेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो लवण बनेंगे, लेकिन वो लवण किस तरह के होंगे, वो लवण कौन से होंगे, अम्ल और क्षार, पर्पल अम्ल व पर्पल क्षार, पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार दोनों मिलकर के जो लवण बनाएंगे वो लवण कैसे होंगे, उदासीन होंगे। दोनों क्या होंगे, उदासीन प्रकृति होंगे। यानी इन दोनों को मिलाने से जो लवण बनता है वो न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, वो उदासीन प्रकृति का होगा। तो ये प्रश्न कि पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार मिलकर के उदासीन लवण बनाते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा आपका, ये होगा पर्पल अम्ल का दुर्बल क्षार, कौन सा, पर्पल अम्ल, ये तो पर्पल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, पर्पल अम्ल का दुर्बल क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे तो वो क्यों लवणी, क्योंकि बात की अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। तो पर्पल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों मिलकर के जो लवण बनाएंगे वो लवण किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय लवण होंगे, अम्लीय लवण होते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर सीधा ये आता है कि पर्पल अम्ल व दुर्बल क्षार मिलकर के जिस लवण का निर्माण करते हैं वो किस प्रकृति का होता है, वो होगा अम्लीय प्रकृति का। या अम्लीय लवण कैसे बनते हैं, तो बताइए पर्पल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर के अम्लीय लवण बनाते हैं। तीसरा जो प्रश्न होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल और पर्पल क्षार। अब की बार कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल प्लस पर्पल क्षार, ये दोनों मिलकर के जो लवण बनाएंगे वो किस प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं कौन से, क्षारीय प्रकृति के होंगे, वो होंगे क्षारीय प्रकृति के, वो होंगे क्षारीय प्रकृति वाले लवण। कौन से, दुर्बल अम्ल और पर्पल क्षार दोनों मिलकर के जो लवण बनाएंगे वो होंगे किस प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति होंगे। चौथा जो प्रश्न होगा आपका वो होगा अम्ल की परिभाषा। सबसे पहले जो कल अपनी परिभाषा लगाई थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलेय हाइड्रोक्सिल धन आयन के अतिरिक्त वे पदार्थ जो जलीय विलेय हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं, ये परिभाषा लगाई थी। तो ये परिभाषा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाई थी कि जो इस प्रकार के पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन धन आयन के अलावा अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, ये परिभाषा सबसे पहले ओर्नियस नाम का वैज्ञानिक था, ओर्नियस नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने सबसे पहले ये परिभाषा लगाई थी। आर्यस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये परिभाषा लगाई थी, ठीक है। तो अम्ल की जो परिभाषा अब चल रही है वो आर्यस की परिभाषा ही है। और प्रश्न क्या था कभी कि आर्यस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, क्योंकि आगे और भी परिभाषा आएंगे,
ब्रास्टेट और लोरी की परिभाषा भी दो वगैरह थी, एक का नाम था ब्रास्टेट, एक का नाम था लोरी। उन्होंने परिभाषा दी थी कि ब्रास्टेट और लोरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा है वो परिभाषा आर्नेस वाली परिभाषा लिखी है अपन को। ब्रास्टेट और लोरी की परिभाषा अलग है, तो अपनी जो परिभाषा लिखी है कल वो आर्नेस वाली लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन प्रबल अम्ल का, प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल का, दुर्बल क्षार का, और इनके लिए 2-3% कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलकर के उदासीन अम्ल बनाते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर के अम्लीय लवण बनाते हैं, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलकर के क्षारीय लवण बनाते हैं। ये तो आपकी परिभाषा होगी। इसके बाद में आगे जो बात आएगी वो आपकी आएगी क्षार की। क्षार क्या होते हैं? क्षार किसको बोलते हैं? क्षार। वही बात, क्षार की परिभाषा, क्षार के गुण और क्षार के उपयोग। वहां पर भी छोटी वाली परिभाषा नहीं होगी, तो छोटी क्लास में वो परिभाषा यहाँ पर नहीं होगी। जिस तरह से अम्ल चलते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ये परिभाषा यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर क्षार की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो छूने पर चिकने लगते हैं, छूते तो चिपचिपे होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। परिभाषा में चलेगी वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं, वे पदार्थ जो छूने पर चिपचिपे होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर परिभाषा कौन सी होगी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के अतिरिक्त, ये हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल, हिंदी में लिखोगे हाइड्रोक्सिल और आगे ये लिखना पड़ेगा OH माइनस, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, क्योंकि ऊपर माइनस का चिन्ह है तो ये ऋण आयन है, ऋण आयन, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH, NaOH, KOH, KOH दोनों क्षार हैं। और तीसरा किसका लगाएंगे? NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्सिल। तो नाम क्या हो गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये उदाहरण NaOH, KOH, NH4OH। अब अगर उसको जल में घोलेंगे अपन और जल में विलयन करके देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल OH के अलावा अन्य कोई ऋण आयन देते हैं नहीं देते, तो इसको अगर जल में घोलेंगे तो ये आ जाएगा Na+OH। ये सोडियम धनायन होता है, ये हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होगा। अब देखो इस OH के अलावा जो दूसरा आयन है वो धनायन है, ऋण आयन, क्योंकि सोडियम को जहां पर लिखते हैं प्लस का चिन्ह लगा होता है सोडियम पर। इसके पीछे कारण होगा शायद कि प्लस का चिन्ह क्यों आता है? प्लस का चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि सोडियम है वो आवर साइड में क्या नंबर पर आता है, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है वो 11 होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक वो 11 है। अब ये प्लस का सोडियम धनायन क्यों है? सोडियम को धनायन क्यों है यहाँ पर? इसके अलावा ऋण आयन, दूसरा ऋण आ गया, और परिभाषा के अनुसार इस ऋण आयन के अलावा दूसरा देखो टेस्ट प्लस का ही है। इसमें अगर करेंगे अपन तो पोटेशियम आ जाएगा ये, और ये OH आपका माइनस में आएगा, कितना जाएगा? यहाँ पर देखेंगे तो अमोनियम ये धनायन होगा और प्लस OH ऋण होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के अलावा कोई भी जो दूसरा आयन है वो ऋण आयन नहीं होगा, सारे के सारे धनायन होंगे। बात करनी थी सोडियम की, कि
सोडियम में ये इसके ऊपर प्लस का चिन्ह, इस पर प्लस का चिन्ह, इस पर प्लस का चिन्ह, कि सोडियम को जहां भी लिखते हैं पर प्लस का चिन्ह क्यों आता होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का, और परमाणु क्रमांक 11 होता है परमाणु की कक्ष में। ये सोडियम है तो इस तरह ये सोडियम है, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अब इनका जो इलेक्ट्रॉन निकल कर वो सूत्र होता है 12 स्क्वायर। इस सूत्र से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। सोडियम 11 है तो प्रोटॉन के 11 ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो दोनों बराबर से क्या होती है? 12 स्क्वायर से होते हैं 12 स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले जो कॉस होगी सोडियम की है, इसमें 12 स्क्वायर से कक्ष को 1 2 3 4 5 या तो ये करते हैं उसको, या फिर के एल एम एन ओ इस हिसाब से उसको भरते हैं, उसके नाम होते हैं आगे आएगा परमाणु क्रमांक, नाम पढ़ेंगे ऊपर। तो या तो कक्ष की इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसका नाम होता है के एल एम ओ, निर्गुणित निकालता इसका नाम के एल एम ओ। तो यहाँ पर जो पहली प्रोसेस की एन की जगह 1 लिखेंगे अपन, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर 2 आ गए। तो पहली प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। तो 11 में से पहले में 2 आ गए, इसकी पहले में कितने आ गए? 2 आ गए। दूसरी प्रोसेस में कितने आ जाएंगे? 2 गुना 2 का स्क्वायर और 2 गुना 4 बराबर कितने आ गए? 8 आ गए। तो दूसरी में जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। 8 तो 10 टोटल कितने बचे इसके पास? 1 बचा। तो तीसरी प्रोसेस में कितने आ जाएंगे? तीसरी प्रोसेस में 1 आ जाएगा। तीसरी क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अब तीसरी प्रोसेस का 1 इलेक्ट्रॉन है और एक नियम होता है, आगे बात पढ़ेंगे अपन जब आवर्सानी पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न आएगा न्यूलैंड, वैज्ञानिक का न्यूलैंड का अष्टक नियम, वैज्ञानिक का नाम न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे अपन। न्यूलैंड ने अष्टक नियम क्या बताया था? न्यूलैंड ने बात यह बताई कि कोई भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से जब तक उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता रहेगा। 8 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, लेकिन अंतिम कोश को 8 करेगा। जब तक 8 नहीं होगा उसका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो चैन से नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन से उसको 8 करनी है। अब 8 करने की शर्त ये होती है कि जब किसी के पास 1 2 3 इस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि 8 करने के लिए ज्यादा चाहिए उनको। अगर किसी के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनको चाहिए कितना? 8 करने के लिए। इसको तो 7 चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए, यहाँ भी कितना चाहिए? 5 चाहिए, इतना कोई जगह नहीं। तो अगर किसी के अंतिम कोश में 5 6 और 7 है तो इनको तो देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कोई नहीं देगा। इनको कम चाहिए, अगर अंतिम कोश में 5 है 6 7 है तो इनको 3 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो कम तो मिल जाएंगे लेकिन ज्यादा किसी से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके पास कितना है? 1 है। कितनी चाहिए उसको? 7 चाहिए 8 करने के लिए, तो 7 कोई नहीं देगा। तो ये सोडियम हार्ड है, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, छोड़ देगा इस इलेक्ट्रॉन को, दे देगा किसी को जिनको 1 की जरूरत है। और 1 की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहले कोश में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, 10 और 30 में कितने बच जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो इनको 1 चाहिए, तो ये तो दे देगा क्लोरीन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा इसकी ये कोश खत्म हो जाएगी, कोश खत्म हो जाएगी, ये इसकी अंतिम कोश रह जाएगी। तो अंतिम कोश कितनी रह जाएंगे? 8 रह जाएंगी, ये दे देगा। अब यहाँ पर नियम ये होता है कि कोई भी परमाणु या तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो धन आयन में बदल जाता है, धन आयन में बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋण आयन में बदल जाता है। वही बात है, पैसे किसी को उधार देता है, लेने वाला तो कर्जदार और देने वाला धनवान, तभी तो देगा वो। तो यहाँ पे दे रहा है तो ये तो हो गया धनवान, और जिसको कर्जा देगा वो कर्जदार हो जाएगा, तो ऋणी रहेगा। जब उसको तो मान साथित रहेगा, और यहाँ पे इसको क्या रहेगा? प्लस साथित रहेगा। तो इसलिए सोडियम जहां भी लिखा होता है सोडियम प्लस साथित लगा होता है। इस प्लस के
हाइड्रोक्सी धन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण लगा दिया अपनी, आगे बात करिए क्षार के गुण। क्षार के गुण, क्षार के गुण क्या क्या गुण होते हैं क्षार के? अम्ल के गुण होते हैं। क्षार का पहला जो गुण होगा वो चुन्नी पर चिकनी लगती है, चिकनी होंगी चुन्नी पर चिकनी, चुन्नी पर चिकने लगते हैं, चुन्नी पर चिकनी होंगे, वो चिपचिपे होंगे। नंबर 2, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या होंगे? कड़वे, स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 3, लिटमस वाली बात है, अम्ल क्या कर रहा था? अम्ल नीले को लाल कर रहा था, ये क्या करेगा? लाल को नीला करेगा, लाल को क्या कर देगा? नीला करेगा, यानी लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। तो इसकी पहचान या तो चुन्नी पर होती है या फिर चक्की में होती है। चक्की में तो कड़वा होता है, क्योंकि अम्ल को भी चक्कर देंगे, अगर जीभ पर रखेंगे अम्ल को तो जीभ जल जाएगी, इसको रखेंगे तो कड़वे लगेंगे। तो इसके द्वारा इसकी पहचान होती है लिटमस पत्थर के द्वारा। अम्ल सारा अगर नीले लिटमस पत्थर को रखते हैं और वो लाल हो जाता है तो बताता नहीं है। लाल लिटमस पत्थर को रखेंगे उसका रंग अगर नीला हो जाएगा तो क्या है? वो क्षार है। तो चूने पर चिकने रहते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। जल में घुल जाता है क्षार, जल में विलय होते हैं, जल में विलय। ये क्षार के गुण होते हैं, चुन्नी पर चिकने लगते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं और जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। इसके अलावा और लगा तो चाहिए इसके गुण कि क्षार है वो लवण उसका अम्ल के साथ क्रिया करके इसके गुणों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। क्षार है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। ये और ज्यादा लेकिन मुख्य जो गुण होते हैं इसके ये गुण होते हैं, चिकनी होते हैं चुन्नी पर, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को नीला कर देते हैं और जल में विलय होते हैं। इसके बाद क्या आगे बात करेंगे अपन इसके उपयोग। क्षार के उपयोग कहाँ होता है? क्षार के उपयोग कौन कौन सा उपयोग होता है क्षार का? पहला क्षार का तो उपयोग नंबर 1 होगा, सबको पता है साबुन क्षार के बनाए जाते हैं, या तो अन्य उसके मिलते हैं या उसके मिलते हैं। तो क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक कपड़े धोने वाले जो पाउडर जो स्क्रब बोलते हैं, डिटर्जेंट, इसको डिटर्जेंट बोला जाता है, अपमार्जक बोला जाता है, भाषा में स्क्रब बोल देते हैं। तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाया जाता है, अपमार्जक बनाया जाता है, कपड़े उद्योग में इसका उपयोग जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, दूसरा जो उपयोग होता है इसका, दूसरा उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। आगे प्रश्न लिखिए अपन, एक किसान अपने खेत की मिट्टी में अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर का उपयोग क्यों करता है? खेत की मिट्टी में जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो किसान क्या करता है? उसमें क्षार डालेगा और क्षार डालने पर वही बात, क्षार और अम्ल दोनों क्रिया करेंगे और दोनों एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, मिट्टी को क्या बना देंगे? उदासीन बना देंगे। नंबर 3, तीसरा जो उपयोग होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता और पेट की कब्ज को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग बहुत बढ़िया प्रश्न आता है यहाँ पर कि
पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम कमाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। वही बात है, पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जलन हो जाती है, पेट की डकार आती है, तो मिल्क और मैग्नीशियम लेते हैं, क्षार होता है वो। और जैसे क्षार पेट के अंदर जाएगा, अम्ल अंदर है, अम्ल बढ़ी तभी तो डकार आई, पेट में जलन हुई, एसिडिटी बन गई, इसको दूर करने के लिए क्षार लेंगे, अगर मिल्क और मैग्नीशियम लेंगे, जैसे मिल्क और मैग्नीशियम जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और थोड़ी देर बाद में उनको तेल मिल जाएगा। तो पेट के मतलब दूर करने के लिए मिल्क और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है।